नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास 9 के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो क्लास 9 का जो साइंस है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर 11 जिसका नाम है ध्वनि यानी साउंड, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग का साइंस का केवल एक ही चैप्टर बचेगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद सीधे हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके झारखंड बोर्ड से हैं तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें इस चैनल पे मिलते रहेंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्वनि किसका रूप है? तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, ध्वनि उत्पन्न होती है विभिन्न वस्तुओं में। तो किस वस्तु में ध्वनि उत्पन्न हो सकती है? घर्षण द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, खुरच कर भी ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, और रगड़ कर भी ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। यानी आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, इन सभी माध्यम से ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखिए ध्वनि उत्पन्न होती है कंपनमान वस्तु द्वारा, मतलब जो वस्तु कंपन करता है उसके द्वारा, या ऑप्शन बी में लिखा है स्थिर वस्तु द्वारा, और ऑप्शन सी में लिखा है संपीड़ित वस्तुओं द्वारा, या ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो भी ध्वनि उत्पन्न होता है उसके लिए कंपन होना जरूरी है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपन द्वारा, यानी कंपमान वस्तु द्वारा, ठीक है। जो वस्तु कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, उसी से ध्वनि उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा गया है कि ध्वनि का संचरण होता है। तो किस किस माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है? तो देखिए ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी में ध्वनि का माध्यम होता है, ठीक है। देखिए ध्वनि का जो माध्यम है जाने का, उसमें ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेजी से जाएगी? तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा तेजी से ध्वनि जो है वो ठोस माध्यम में जाती है। किस माध्यम में? ठोस माध्यम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग माध्यम कहते हैं, है ना। ध्वनि जिससे होकर जाएगी वो माध्यम कहलाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, ध्वनि संचरण के लिए, ऑप्शन को पढ़ना है और बताना है आंसर क्या होगा। तो ध्वनि संचरण के लिए ऑप्शन ए में लिखा है माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में लिखा है, ध्वनि संचरण का सामान्य माध्यम है। तो ध्वनि संचरण का एक सामान्य माध्यम जो है वो क्या है? तो वो वायु है। हम लोग जब आपस में बातें करते हैं तो वायु के माध्यम से ही एक दूसरे का बात हम लोग सुन पाते हैं। तो एक माध्यम है कौन? वायु, सामान्य माध्यम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो देखिए निर्वात, जहाँ वायु नहीं होता उसको निर्वात बोलते हैं, जहाँ वायुमंडल नहीं होता वहाँ निर्वात कहलाता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वैक्यूम भी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। निर्वात में कभी भी ध्वनि नहीं संचरित हो सकती है, यानी निर्वात वो स्थिति है जहाँ माध्यम ही कुछ नहीं है, कम से कम वायु का तो माध्यम होना चाहिए, वो भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है ना। तो ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है, ध्वनि तरंग
बनते हैं। तो ध्वनि तरंग कैसे बनते हैं, जो ध्वनि तरंग कैसे बनते हैं, संपीड़न द्वारा भी ध्वनि तरंग बनता है और विरलन द्वारा भी बनता है, यानी आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। क्लियर है, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा गया है जिन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है वो कहलाता है, तो वो कहलाता है अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि जिन तरंगों में माध्यम के कण संचरण की दिशा में कंपन ना कर तरंग की चलने की दिशा में लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करती है कहलाती है, तो वो कहलाती क्या है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। ठीक है, जो प्रकाश है तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कौन, प्रकाश, है ना। अगर ये ध्वनि पूछता तो आंसर होता अनुधर, जो पीछे आ चुका है, लेकिन जब प्रकाश पूछेगा तो अनुप्रस्थ होगा। आपको अच्छे से इस चीज को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है ध्वनि तरंग के मुख्य अभिलक्षण होते हैं। तो ध्वनि तरंग के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी होती है, आयाम भी होते हैं और वेग भी होते हैं, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये तीनों लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में जब ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरित होती है तो निम्नलिखित में परिवर्तित होता है, तो किस में परिवर्तित होता है ये पूछा है। तो देखिए घनत्व में, दाब में, या ऑप्शन सी में लिखा है घनत्व और दाब दोनों में, तो देखिए दोनों में परिवर्तन आता है, यानी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, किसी तरंग का संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहां, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, जहां ऑप्शन ए हो जाएगा घनत्व और दाब दोनों अधिक होता है। ठीक है, घनत्व और दाब दोनों अधिक होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17, विरलन होता है। ठीक है, विरलन होता है, क्या होता है विरलन, तो निम्न दाब का क्षेत्र जहां कण दूर दूर हो जाते हैं उसको विरलन यानी विरल कहते हैं, विरल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है किसी तरंग का शिखर कहलाता है, किसी तरंग जो है उसका शिखर को हम लोग श्रृंग कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्या कहते हैं, श्रृंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी कहलाती है, तो उसके बीच की दूरी को हम लोग तरंगधर कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है तरंगधर का एसआई मात्रक क्या है। देखिए आपका जो मात्रक है ना वो पूछेगा ही, मात्रक सभी का अच्छे से याद करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है तरंगधर का एसआई मात्रक मीटर होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा आवृत्ति कहलाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। देखिए 22 नंबर में लिखा है आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हर्ट्ज को हम लोग एच जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे, एच जेड से, हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलों को किसी निश्चित बिंदु से गुजारने में लगे समय को तरंग का क्या कहते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, आवर्तकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा है आवर्तकाल का एसआई मात्रक होता है। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच के संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं टी बराबर 1/n, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, टी बराबर 1/n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग 26 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 को आप पढ़िए, क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग तारत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तारत्व, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तारत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति होती है। उसकी आवृत्ति कैसी होती है? जिसका तारत्व कम हो तो उसकी आवृत्ति भी कम होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है किसी माध्यम के मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है ध्वनि के प्रबलता और मृदुता निर्भर करती है। ध्वनि के किस पे निर्भर करती है? तो ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, टोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 31 इसको पढ़िए, क्या लिखा है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 में कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि का प्रबलता अधिक होगा? किसका अधिक होगा प्रबलता? यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है, वाद्य यंत्र का नाम दिया है, आपको बताना है। तो इसमें से जो कार का हॉर्न है ना, इसका ध्वनि का प्रबलता क्या होगा? सबसे अधिक, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 में किसी ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति एवं उसके वेग में संबंध को व्यक्त करते हैं। तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? क्या संबंध होता है? तो उसका संबंध होता है वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप किससे किया जाता है ना? वो होगा ऑप्शन ए, प्रबलता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब कभी भी ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल घट जाएगी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है ध्वनि किसका? ध्वनि का, है ना। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा वो आपसे पूछा है। तो इसका आंसर होगा 331 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 इसमें लिखा हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर समुद्र जल में ध्वनि की चाल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1531 मीटर पर सेकेंड होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ठीक है, तो सबसे अधिकतम लोहा पे होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऐसे भी ध्वनि की चाल ठोस पदार्थों पे सबसे अधिक होता है, और इन सभी चारों ऑप्शन में सबसे अधिक ठोस पदार्थ लोहा है ना। तो लोहा का चाल क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है 39। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, प्रतिध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का प्रसार है, यानी कितने हाइट्रस से लेकर कितने हाइट्रस तक मनुष्य के कान किसी भी साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20 हाइट्रस से लेकर 20,000 हाइट्रस तक के श्रव्य परास है जो मनुष्य के कान आसानी से सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का 41। तो 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ध्वनि का परावर्तन होता है। तो ध्वनि का जो परावर्तन है वो कहाँ होता है, चिकनी सतह पे भी होता है, खुरदरी सतह पे भी होता है, पानी की सतह से भी होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है खाली जगह है एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। तो बताना है आपको खाली जगह में क्या होगा, तो वो है तरंग। क्या होगा, तरंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। देखिए इसमें लिखा हुआ है ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अभी पीछे भी ये क्वेश्चन समझ लीजिए तो एक तरह से आया था। तो ध्वनि कंपन के चलते उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, कंपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 44। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है सितार का तार खींचने से तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सितार का तार खींचने से तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी, ठीक है, क्या होती है, तरंगधर के बराबर होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0.01 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 इधर है, ये है क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है। 47 में लिखा है वह दूरी जो संपीड़न या विकिरण प्रति इकाई समय में तय करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग ध्वनि की तरंगधैर्घ्य कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 नंबर को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे यहाँ खाली जगह दिया है के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संपीड़न के रूप में जाना जाता है, संपीड़न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 49 है। ठीक है, हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक चैप्टर का हम लोग 50-50 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। इसके बाद हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर गति करती है तो यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है जिसे खाली जगह है कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, उसे विरलन कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 है, ये 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है। तो इस आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, अभी पीछे भी क्वेश्चन देखे ना, इसी को हम लोग श्रव ध्वनि कहते हैं जो हम लोग सुन सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, श्रव तरंग। क्या कहते हैं, श्रव तरंग। चलिए तो हम लोग का 50 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। तो इसके बाद देखिए
हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो भी चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर ये 11 हो चुका है तो 12 आएगा, है ना। बस साइंस में आपका 12 ही चैप्टर है। 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको मिलेगा चैप्टर 12 का, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझिए, और अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।